Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the nitrogen cycle. The nitrogen cycle is the biogeochemical cycle. बायोजियोकेमिकल साइकिल को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया कि जब न्यूट्रिएंट्स या केमिकल्स बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के दरमियान में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहे होते हैं, मतलब कि एक साइक्लिक वे में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, तो उन साइकिल्स को फिर हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बोलते हैं। और अगर हम उन साइकिल्स में उन न्यूट्रिएंट्स में पर्टिकुलरली फिर नाइट्रोजन की बात कर रहे होते हैं तो उस साइकिल को फिर नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन है वो पहले अर्थ का पार्ट बन जाता है और फिर अर्थ से वही नाइट्रोजन प्लांट्स ले लेते हैं और फिर प्लांट से वो नाइट्रोजन ट्रांसफ़र हो जाता है टूवर्ड्स द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू फूड चेन। और फिर जब इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेथ एंड डिके हो जाती है तो इनकी बॉडीज़ के ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं, तो वो फिर इन 100 बॉडीज़ में मौजूद नाइट्रोजन को रिलीज़ करवा देते हैं और उसको अर्थ का पार्ट बना देते हैं। तो इस तरीके से अर्थ से फिर ये वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आ जाती है। तो इट मीन्स कि नाइट्रोजन अर्थ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एटमॉस्फेयर के दरम्यान में कंटिन्यूसली सर्कुलेट कर रहा होता है। अब हम इम्पॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन को स्टडी करते हैं। नाइट्रोजन हमें कहाँ कहाँ पर चाहिए होता है। नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज इमाइनो एसिड्स। अगर हम इमाइनो एसिड के स्ट्रक्चरल फार्मूले को देखें तो इसमें कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन मौजूद होता है, दूसरी तरफ आर ग्रुप यानी कि वेरिएबल ग्रुप। इस कार्बन के एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है और दूसरी तरफ इमाइनो ग्रुप, तो इस इमाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन मौजूद होता है। और हम कहते हैं कि हमें प्रोटीन्स को बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन्स तो बने हुए हैं इमाइनो एसिड से और इमाइनो एसिड में ये इमाइनो ग्रुप आ जाता है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी में कहाँ कहाँ पर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, तो उन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए होता है, जिस तरीके से एंजाइम्स हैं या हार्मोन्स हैं या बाकी अदर कंपोनेंट्स। न्यूक्लिक एसिड्स यानी कि डीएनए एंड आरएनए का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं नाइट्रोजन बेसिस। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन मेक्स अप अबाउट 78 to 80% ऑफ आवर एयर। ज़्यादा जो परसेंटेज है तो वो एयर ही में मौजूद है, लार्जर रिजर्वायर है ये नाइट्रोजन का, जो हमारी एयर में मौजूद नाइट्रोजन है। Although the majority of the air we breathe in is nitrogen, but most of the nitrogen is unavailable for use by organism। जिस तरीके से हमारी बॉडीज़ में हम जो एयर इनहेल कर रहे होते तो उस एयर में नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन हम उस नाइट्रोजन को उस हवा से ले नहीं सकते, उसको अपने ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से प्लांट्स भी ऐसा नहीं कर सकते, वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज द स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स मेक इट रिलेटिवली इनर्ट लाइक अ नोबल गैस। मतलब कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन है तो ये दो एटम्स ऑफ नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है और इन दो एटम्स के दरमियान में हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं तो वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के एटम्स टूटते नहीं हैं और वो दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये इनर्ट गैस है, जिस तरीके से नोबल गैसेज हैं। चूँकि वो स्टेबल होते हैं इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। सेम इज़ द केस विद द नाइट्रोजन एटम्स, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे होते। और अगर आपने उनको सेपरेट करना है, उनके बॉन्ड्स को तोड़ना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। Therefore, a nitrogen gas must first be converted into a chemically available form। अगर आपको नाइट्रोजन को यूटिलाइज करना है तो फिर इसको गैसियस फॉर्म से किसी और ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा जिसको ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सके, यानी कि एमोनिया या नाइट्रेट्स की सूरत में आपको इसको लाना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस करते हैं। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि जो एनिमल्स हैं उन्होंने हर सूरत में अपने नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को प्लांट्स ही से लेना होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो एयर हमारी बॉडी के अंदर आ रही है और उसमें जो इतने ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन मौजूद है तो उसको हम अपने ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लें, या बाकी एनिमल्स ऐसा कर लें जब वो सांस ले। तो हमने लाजमी प्लांट्स ही से अपना नाइट्रोजन लेना होता है। एंड मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन एज नाइट्रेट्स, यानी कि NO3 की फॉर्म में ज़्यादातर प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को ले रहे होते हैं। अ फ्यू प्लांट स्पीशीज़ आर एबल टू टेक एमोनियम आइंस, जबकि कुछ ही ऐसे हैं जो कि एमोनियम आइंस की सूरत में ले रहे होते हैं, क्योंकि टॉक्सिक आ जाता है थोड़ा सा ये हमारे पास एमोनियम आइंस, तो इसलिए प्रेफर कर रहे होते हैं ऐसी सूरत को जो कि टॉक्सिक नहीं होती है।
द नाइट्रोजन साइकिल इज़ लार्जली मेंटेन बाय द डिकम्पोजर्स एंड अदर सॉइल बैक्टीरिया। तो ये जो पूरा का पूरा साइकिल है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है बैक्टीरिया का, जिसमें हमारे पास डिकम्पोजर बैक्टीरिया आ जाते हैं और डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर रह रहे होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। तो 4 स्टेप्स में ये साइकिल कंप्लीट होता है। द फर्स्ट वन इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन, द सेकेंड वन इज़ द नाइट्रिफिकेशन, द थर्ड वन इज़ द डीनाइट्रिफिकेशन एंड द फोर्थ वन इज़ द इमोनिफिकेशन। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को स्टडी करते हैं। द कन्वर्शन ऑफ फ्री नाइट्रोजन ऑफ एटमोसफेयर इनटू द बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल फॉर्म आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स इज रेफर टू एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब कि जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन है उसको उठा कर किसी ऐसी सूरत में ले आओ ताकि उसको ऑर्गेनिज्म ईजिली यूज़ कर सके, मतलब उस नाइट्रोजन को फिक्स कर दो, उसको किसी कंपाउंड का पार्ट बना दो। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन गैस कैन बी फिक्स्ड इन 3 वेज। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। बहुत कम परसेंटेज में एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन से नाइट्रोजन फिक्स हो रही होती है, मतलब कि 5 to 8%। This occurs spontaneously by lightning, which allows the nitrogen and oxygen present in the air to combine and to produce various oxides of nitrogen. These are carried by the rain into the soil where they can be used by plants. मतलब जब भी हमारे पास लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है, तो उस बिजली के पास, उस लाइटनिंग के पास इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है कि वो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो नाइट्रोजन गैस है, तो उस नाइट्रोजन गैस के नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान में मौजूद ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देते हैं और फिर ये नाइट्रोजन रिएक्टिव हो जाता है, ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होती है, फिर बारिश बरसती है। तो बारिश के साथ यही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमारी इस अर्थ की सरफेस तक आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स इनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कम परसेंटेज में ये इस तरीके से भी फिक्स हो सकती है लाइटनिंग के ज़रिए, और हम कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ख़ुद से हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, दैट इज़ इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। द हेबर प्रोसेस इज़ यूज्ड टू मेक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइंड टू फॉर्म एमोनिया। जो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन है उसके बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर हम उसको हाई टेम्परेचर दे देते हैं, हाई प्रेशर दे देते हैं, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम आर्टिफिशियली एक दूसरे के साथ कंबाइन कर कर उससे एमोनिया बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेबर प्रोसेस, और फिर इसी एमोनिया से हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बना रहे होते हैं। तो जो किसान खेतों में खाद डाल रहे होते, तो वो खाद एक्चुअली इसी हेबर प्रोसेस के ज़रिए बने हुए होते हैं, ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं। बोथ दीज मेथड्स आर कॉल्ड एज नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन, क्योंकि इसमें हमें कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं चाहिए होते हैं, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन में और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम थर्ड मेथड स्टडी करते हैं, दैट इज़ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ज़्यादातर नाइट्रोजन इसी तरीके कार से फिक्स हो रही होती है, मतलब कि 60%, और ये फिक्स हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोकैरियोट्स, जिसमें बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है। साइनोबैक्टीरिया मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्जी, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स नाइट्रोजन गैस टू लार्ज एक्सटेंट, मतलब ज़्यादा तरीक़ेकार से ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन इसी बायोलॉजिकल फिक्सेशन के थ्रू फिक्स हो रही होती है। तो ये हमने 3 मेथड्स को डिस्कस किया जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है। कि हमारे पास है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, और दूसरा है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, और तीसरा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन है और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन है, तो ये इतने इम्पॉर्टेंट तरीक़ेकार नहीं है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, लेकिन जो हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये इम्पॉर्टेंट तरीक़ेकार है। ज़्यादातर इसी तरीके से फिक्स हो रही होती है नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ प्रोकैरियोट्स, और ये हमारे पास लार्ज एक्सटेंट में परफॉर्म होने वाला प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि हमने ये कहा कि लार्जली नाइट्रोजन इसी मेथड से फिक्स हो रही होती है। इट इज़ द प्रोसेस दैट कॉजेज द स्ट्रॉन्ग 2 एटम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फाउंड इन द एटमॉस्फेयर टू ब्रेक अपार्ट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और हमें 16 ATPs चाहिए होते हैं सो दैट दे कैन कंबाइन विद अदर एटम्स लाइक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब कि जो नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान में ये ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, तो चूँकि ये स्टेबल बॉन्ड होती है इसलिए इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है।
तो इनको तोड़ने के लिए हमें 16 ATPs चाहिए होते हैं। इसको इसलिए हम तोड़ रहे होते हैं ताकि ये रिएक्ट कर जाए किसी दूसरे एटम के साथ, यानी ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ, और ये फिक्स हो जाए। तो ये हमारे पास प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हो रहा है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इससे बनता है एमोनिया। ये हमारे पास है एमोनिया। 16 ATP की रिक्वायरमेंट यहाँ पर लाजमी होती है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब हम इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। ये हमारे पास फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ये हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास सायानोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं, मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्जी। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब हम पढ़ते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया के बारे में। ये फ्री लिविंग है, मतलब कि ये सॉइल में रह रहे होते हैं, और इसमें हमारे पास आ जाता है एज़ोटोबैक्टर, जो कि एक एरोबिक बैक्टीरिया है, और दूसरा हमारे पास आ जाता है क्लोस्ट्राइडियम, दैट इज़ एन एरोबिक बैक्टीरिया। और ये जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, तो ये सॉइल के अंदर यही बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं, और जो नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है तो या तो उसको खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खुद यूज़ कर लेते हैं, या उसको सॉइल में ऐड कर देते हैं। और यही जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स है, तो इनके पास एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोजनेस। आपको इसको ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना होगा। नाइट्रोजनेस की वजह से ही ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एमोनिया। तो एज़ोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्राइडियम फ्री लिविंग बैक्टीरिया में आ जाते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे होते हैं, और ये रूट्स में रह रहे होते हैं, और इनके पास भी नाइट्रोजनेस एंजाइम मौजूद होता है। तो अब इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, तो कुछ हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट में रह रहे होते हैं, और ये हमारे पास राइजोबियम स्पीशीज़ आ जाते हैं। और कुछ ऐसे हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, मतलब कि जो वुडी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स है सच एज एल्डर, तो इसमें रहते हैं। और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हमारे पास आ जाते हैं फ्रेंकिया। अब हम साइनोबैक्टीरिया को पढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन एल्जी। इसमें स्पीशीज़ ऑफ नोस्टॉक एनाबीना, फॉर एग्जांपल एनाबीना एजोली, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है विद एजोला। एजोला एक्चुअली एक फ़न है, और ये एनाबीना एजोली ये इस फ़न के लीव्स में रहता है। तो ये हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्टडी की कि हमारे पास डिफरेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, और उसमें कुछ हमारे पास एल्जी भी आ जाते हैं, मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्जी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के पास एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोजनेज। तो जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है उसमें एज़ोटोबैक्टर और क्लोस्ट्राइडियम आ जाता है, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है उसमें राइजोबियम आ जाता है, और इसमें आ जाता है फ्रेंकिया। और साइनोबैक्टीरिया में नोस्टॉक है, एनाबीना है, और एनाबीना की हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली डिस्कशन की कि ये फर्न के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहा होता है उनके लीव्स के अंदर। बायोलॉजिकली अवेलेबल नाइट्रोजन इज़ यूजुअली शॉर्ट ऑफ सप्लाई इन द नेचुरल इकोसिस्टम, लिमिटिंग प्लांट ग्रोथ। मतलब ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इनके ज़रिए ऑल्दो कि नाइट्रोजन फिक्स तो हो रही होती है, लेकिन ये कभी कभार उस इकोसिस्टम के अंदर, उस नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर प्लांट की ग्रोथ के लिए एज ए लिमिटिंग फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि प्लांट्स ज़्यादा उग रहे होते हैं उस खेत में, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो ये कम होते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन की शॉर्टेज हो जाती है प्लांट्स के पास। और दूसरा हम ये भी कह रहे होते हैं कि प्लांट्स की बॉडी बड़ी है, जितने अमाउंट में ये ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन फिक्स कर रहे होते हैं, उतनी अमाउंट की नाइट्रोजन उस खेत में इतने ज़्यादा पौधों के लिए सफिशेंट नहीं होती है। तो ऑल्दो के बायोलॉजिकल फिक्सेशन तो हो रही होती है, लेकिन फिर भी कभी कभार, हर टाइम नहीं, कभी कभार ये जो फिक्सेशन है तो ये इनफ नहीं होती है, जिसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है तो वो इफ़ेक्ट हो सकती है नाइट्रोजन ना होने की वजह से, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से। तो स्टूडेंट्स सेकेंड स्टेप स्टडी करते हैं, दैट इज़ नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया टू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाय सर्टेन बैक्टीरिया। इससे पहले वाले स्टेप में हमने ये स्टडी किया कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एमोनिया की फॉर्मेशन हो जाती है, बट मसला ये है कि ये एमोनिया टॉक्सिक है, इसको प्लांट्स नहीं यूज़ कर सकते हैं अपनी नाइट्रोजन सोर्स के तौर पे। इसलिए हमने इस एमोनिया को किसी ऐसी सूरत में लेकर आना है जो कि टॉक्सिक ना हो और जिसको प्लांट्स यूज़ कर सकें।
तो इसलिए हम जो एमोनिया है तो उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्राइट्स, मतलब कि NO2, और फिर उसको हम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब NO3 में। और हमने ये बात की थी कि ज़्यादातर प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स के तौर पे नाइट्रेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। नाइट्रिफिकेशन अकर इन वेल ड्रेन्ड एंड एरिएटेड सॉइल एट न्यूट्रल pH, बट इस नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म होने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती है। ये वेल ड्रेन्ड एरिया में होता है, मतलब जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, एंड एरिएटेड सॉइल, हवादार सॉइल, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो, क्योंकि इस प्रोसेस में हमने अमोनिया का हाइड्रोजन हटाना होगा और उस नाइट्रोजन के साथ हमने ऑक्सीजन को ऐड करना होगा। इसलिए हमें किसी ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो, और ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे काम करने के लिए, तो वो न्यूट्रल pH पर काम कर रहे होते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन में 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में हम इसी अमोनिया को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट कर देंगे इनटू NO2 में, जिसको हम नाइट्राइट्स बोलते हैं। साथ में हाइड्रोजन बनते हैं और हमारे पास वाटर की प्रोडक्शन होती है और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व्ड बैक्टीरिया है उसमें आ जाते हैं नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। तो इन दोनों बैक्टीरिया को ये एनर्जी मिल जाती है। ये सारा काम ये इस एनर्जी के लिए कर रहे होते हैं, बट हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हमारे पास नाइट्राइट्स की प्रोडक्शन हो जाती है। नाइट्राइट्स आर टॉक्सिक टू प्लांट्स एंड एनिमल इन हाई कंसनट्रेशन, लेकिन इसका भी मसला है, ये भी अगर हाई कंसनट्रेशन में मौजूद हो तो प्लांट्स के लिए टॉक्सिक है, एनिमल्स के लिए टॉक्सिक है। अब हमने भी इसको किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो कि नॉन टॉक्सिक हो, अगर हाई कंसनट्रेशन में भी हो तो स्टेप नंबर 2 में हम इसी नाइट्राइट्स को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रेट्स, यानी कि NO3 की सूरत में इसको ले आते हैं, और इस दौरान में एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो हमारे पास है नाइट्रोबैक्टर। तो ये नाइट्रेट्स यानी कि NO3 इसको प्लांट्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसको प्लांट्स ले लेते हैं और इसको एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। The released energy is used by microorganism for the synthesis of carbohydrates, यानी कि organic substances बना रहे होते हैं from carbon dioxide and water, यानी कि inorganic substances से। This process is called as chemosynthesis। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये वाली और ये वाली, यही बैक्टीरिया यूज़ कर रहे होते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर सके इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसलिए हम इसको कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोल रहे होते हैं। ये अपने लिए खुद कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, लेकिन उस कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए ये एनर्जी केमिकल से ले रहे होते हैं। जिस तरीके से हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स में बोलते हैं कि वो भी कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बना रहे होते हैं, किस एनर्जी से बना रहे होते हैं, वो सनलाइट की एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ्स अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए केमिकल्स की एनर्जी को यूज़ कर रहे होते। ऑटोट्रॉफ्स तो हैं खुद अपने लिए बना रहे होते कार्बोहाइड्रेट्स, बट एनर्जी वो केमिकल से ले रहे होते, इसलिए हम इनको कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ये हमने स्टडी किया अबाउट नाइट्रिफिकेशन। हमने कहा कि ये 2 स्टेप में होने वाला एक प्रोसेस है। तो पहले स्टेप में हम एमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे इनटू NO2, और इसके लिए हमें चाहिए होंगे नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया। फिर इस NO2 के साथ हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू NO3 की सूरत में। तो प्लांट्स NO3 को आसानी के साथ ले सकते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपने नाइट्रोजन सोर्स के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमने कहा कि यहाँ पे जितने भी बैक्टीरिया काम कर रहे होते हैं उसको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, और ये सारे के सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये अपने लिए खुद खुराक बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन एनर्जी इनको इन्हीं केमिकल से मिल रही होती है। तो स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3 डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डीनाइट्रिफिकेशन। द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स यानी कि NO3 इनटू द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। इससे पहले हमने स्टेप्स में ये स्टडी किया कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है तो उसको एमोनिया बना दिया जाता है, बट एमोनिया प्लांट्स नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, इसलिए विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम एमोनिया से NO2 बना देते हैं और फिर उससे हम NO3 बना देते हैं, जिसको प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ कर लेता है। अब ये तो हमने हवा से लेकर प्लांट्स को दे दिया, बट हम इसको एटमॉस्फेयर में वापस कैसे लेकर आएंगे? हमने इसको एटमॉस्फेयर को वापस भी तो करना है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस। दिस इज़ डन बाय डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया सच एज सूडोमोनास। और ये जो सूडोमोनास है इसको काम करने के लिए एनएरोबिक कंडीशन चाहिए होती है,
मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो तो ये वहाँ पर ये काम करना पसंद करता है। एक्सट्रीमली वेट सॉइल चाहिए एंड स्वाम्पी ग्राउंड्स इसको चाहिए होते हैं, मतलब कि जो दलदली इलाके होते हैं तो वहाँ पर ये सुडोमोनास काम कर रहा होता है, इसको ऐसा सॉइल चाहिए। तो जहाँ कहीं पर ये अपनी जो फेवरेबल कंडीशंस देखता है तो वहाँ पे मौजूद NO3 को कन्वर्ट कर देता है इनटू नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाती है और इसके साथ ही बनते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब कि नाइट्राइट्स बनते हैं। तो अब ये जो नाइट्राइट्स बन गए हैं तो इनके ऊपर नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करके इसको वापस NO3 की सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब प्लांट्स को दोबारा से ये वाला जो NO2 है तो ये अवेलेबल करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंटली हुआ कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन ऐड हो जाती है और हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। सुडोमोनास रिड्यूस नाइट्रेट्स इन द सॉइल टू गैसियस स्टेट ऑफ नाइट्रोजन विच एस्केप्ड टू एटमॉस्फेयर टू कंप्लीट द नाइट्रोजन साइकिल। तो यहाँ से हमारा नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। बैक्टीरिया गेट्स ऑक्सीजन थ्रू दिस प्रोसेस, मतलब यहाँ से जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है तो उसको यही सुडोमोनास अपनी रिस्पायरेशन के लिए यूज़ कर लेता है उस ऑक्सीजन को। दिस डीनाइट्रिफिकेशन इज़ अ हार्मफुल प्रोसेस एज फिक्स्ड नाइट्रोजन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल मेकिंग इट लेस फर्टाइल। ये जो NO3 है ये किसने बनाया हुआ होता है? ये तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने प्लांट्स के लिए बनाया होता है, लेकिन इसी NO3 के ऊपर सुडोमोनास रिएक्ट कर लेता है। मतलब सॉइल में NO3 बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, प्लांट्स ने भी ले लिया है और मज़ीद भी मौजूद है। इसको बाद में प्लांट्स यूज़ करते, लेकिन उससे पहले सुडोमोनास आ गया और सुडोमोनास ने उस NO3 के ऊपर एक्ट किया और इसको हवा में रिलीज़ करवा दिया नाइट्रोजन को। तो ये तो एक ऐसा प्रोसेस हुआ कि सुडोमोनास ने हमारा NO3 यूज़ कर लिया है, इसने तो सॉइल से फिक्स्ड अमाउंट में जो नाइट्रोजन है तो उसको ख़त्म कर दिया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक हार्मफुल प्रोसेस होता है। ये सॉइल को जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है उसे डिप्लीट कर रहा होता है, सॉइल को लेस फर्टाइल बना रहा होता है। तो ये हमने पढ़ा डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में कि जो सॉइल के अंदर NO3 पड़ा हुआ होता है तो उसी के ऊपर सुडोमोनास एक्ट करता है और उससे गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन बना देता है और साथ में NO2 की भी फॉर्मेशन होती है। तो जब नाइट्रोजन गैस हवा में ऐड हो जाती है तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और NO2 कहाँ जाता है उसके साथ वापस से ऑक्सीजन को ऐड करवा कर हम NO3 बना सकते हैं और उसको हम प्लांट्स को वापस दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 4 है दैट इज़ इमोनिफिकेशन। इमोनिफिकेशन कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को एंड अमोनियम आइंस को। व्हेन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द टिश्यूज ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास इमोनिफिकेशन का प्रोसेस कहलाता है। मतलब कि जब प्लांट्स एंड एनिमल की डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद उनकी बॉडीज़ में मौजूद कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं तो उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। या यही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं इन द एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करके उनको सिंपलर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में ले आते हैं। और ये हमारे पास एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है। जो यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम कर रहे होते तो इनको इस प्रोसेस के दौरान में एनर्जी मिल रही होती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजर्स कहलाते हैं और इसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई आ जाते हैं। दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स। सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि अपनी एनर्जी डेड ऑर्गेनिज्म से ले रहे होते हैं। जो डेड बॉडीज़ हैं तो उनमें मौजूद होता है प्रोटीन, तो ये प्रोटीन पर एक्ट करते हैं और उसको उसके स्मॉलर सब यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक हुआ होता है बॉन्ड्स के ज़रिए। तो जब वो बॉन्ड टूटता है तो उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज़ होती है। और इस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में चूँकि अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है तो जब हम उस अमाइनो एसिड में से इस अमाइनो ग्रुप को रिमूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डी एमाइनेशन, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप। ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, ये रिमूव हो जाता है और फिर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर कर अमोनिया या अमोनियम आइंस बना देता है। तो ये अमोनिया या अमोनियम आइंस, ये अमोनिया या तो रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में, साइकिल यहाँ से भी कंप्लीट हो सकता है, या अंडर फेवरेबल सॉइल कंडीशंस ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया टू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। तो ये जो अमोनिया है ये दो रास्ते इख्तियार कर सकता है, या तो ये हमारे इन्वायरमेंट में ऐड हो जाता है या ये हम वापस
जो हमारे पास NO2 फॉर्म है या NO3 फॉर्म है तो उसमें भी हम लेकर आ सकते हैं। तो ये हमने स्टडी किया अबाउट इम्यूनिफिकेशन। हमने कहा कि जो डेड बॉडीज़ है उसके ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई आ जाता है, या जो एनिमल्स एक्सक्रीटिव मटीरियल रिलीज़ कर रहे होते हैं, एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, तो उन एक्सक्रीटिव मटीरियल्स के ऊपर भी यही डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं। तो इस दौरान में वो अपने लिए एनर्जी ले रहे होते हैं, लेकिन रिलीज़ करवा देते हैं इमोनिया को या इमोनियम आइंस को। तो वो जो इमोनिया है या तो हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाता है, या वो इस साइकिल में दोबारा से पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाता है। उस इमोनिया को हम NO2 बना देते हैं और फिर उससे हम NO3 बना देते हैं और फिर उसको हम प्लांट्स को दे देते हैं ताकि वो उसको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ कर लें। स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, और ये डायग्राम है नाइट्रोजन साइकिल की। तो यहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर N2 की फॉर्म में ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ बैक्टीरिया, और उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इनमें से कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में रह रहे होते हैं, इनके रूट नोड्यूल्स में रह रहे होते हैं। और कुछ ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि फ्री लिविंग फॉर्म में सॉइल में रह रहे होते हैं। तो इन बैक्टीरियाज की बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। तो उस नाइट्रोजिनेज की हेल्प से और ATP की एनर्जी की हेल्प से ये बैक्टीरिया इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में मौजूद हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करवा कर इससे इमोनियम आइंस बना देते हैं। मतलब जब आप इमोनिया को उठाकर पानी में डिज़ोल्व कर दो तो इससे इमोनियम आइंस बन जाते हैं। तो इस सारे के सारे स्टेप को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और चूँकि ये बैक्टीरिया की हेल्प से हो रहा होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, इमोनियम की सूरत में आ जाती है। अब प्लांट्स इस इमोनियम को यूज़ नहीं कर सकते हैं अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स के तौर पे, क्योंकि ये टॉक्सिक है। इसलिए ये इमोनियम कन्वर्ट होता है इनटू NO2 में, यानी कि नाइट्राइट्स में, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया काम कर रहे होते हैं। फिर ये NO2 कन्वर्ट होता है इनटू NO3 में, मतलब कि नाइट्रेट्स में, और इसके लिए नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। अब इस NO3 के सामने दो रास्ते आते हैं, ये इस पाथवे में भी जा सकता है और इस वाले पाथवे में भी जा सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि कुछ इस पाथवे में चले जाए और कुछ इस वाले पाथवे में आ जाए। तो इस वाले पाथवे को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये NO3 प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको अपनी डिफरेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर में इसको यूज़ कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर इन प्लांट्स के ऊपर एक्ट करते हैं एनिमल्स अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स के लिए इन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये फूड चेन से होता हुआ ये इस एनिमल की बॉडी का पार्ट बन जाता है। अब जब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाते हैं तो इनकी बॉडी में मौजूद जो नाइट्रोजन होता है तो वो विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स, जिसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है वापस इमोनियम आइंस में और इमोनिया में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमोनिफिकेशन। या ये जो एनिमल्स हैं इनके एक्सक्रीटिव मटीरियल के ऊपर भी यही डिकम्पोजर्स एक्ट कर रहे होते हैं और इसको इमोनियम या इमोनिया में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब वो इमोनिया तो एस्केप हो जाता है, वो हमारे इस इन्वायरमेंट में ऐड हो जाता है, और ये जो इमोनियम है ये विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस रास्ते से वापस इस रास्ते पर आ जाता है। अब यहाँ से बात करते हैं, इस NO3 के ऊपर कुछ हमारे पास डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, वो भी एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं इसमें सूडोमोनास आ जाता है। तो सूडोमोनास क्या करता है कि इस NO3 से ऑक्सीजन ले लेता है, उसको अपनी रिस्पायरेशन के लिए यूज़ करता है, और इस NO3 से एक तो NO2 बना देता है और दूसरा जो नाइट्रोजन है तो उसको रिलीज़ करवा देता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ले आता है। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है ये कंप्लीट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ से प्रोसेस था नाइट्रोजन फिक्सेशन का, फिर ये हमारे पास था नाइट्रिफिकेशन, फिर ये डीनाइट्रिफिकेशन था, ये एसिमिलेशन था, और ये हमारे पास था इम्यूनिफिकेशन। तो ये सारा है नाइट्रोजन साइकिल।